सबक नंबर 8 सिविल नाफरमानी की तहरीक, इसका मुतालिया करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, आज हम सबक नंबर 8 सिविल नाफरमानी तहरीक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा 8वां सबक है। एक मर्तबा हम लोग ये अदा करते हैं कि हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा है। हमने सीखा है तहरीक अदम ताउन क्या थी, तहरीक अदम ताउन की पेशरफ क्या थी, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट, इन तमाम का मुतालिया हम सबक नंबर 7 में कर चुके हैं। आज हम जो अहम नुकात हैं, इसमें अहम नुकात हैं दांडी यात्रा, पेशावर की सत्याग्रह, सोलापुर का सत्याग्रह, धारासना सत्याग्रह, बाबू गेनू की कुर्बानी, सिविल नाफरमानी की खुसूसियात, गोलमेज कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन माहिदा क्या था, पूना माहिदा क्या था और सिविल नाफरमानी का दूसरा दौर क्या था। इन तमाम के बारे में हम मुतालिया करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दांडी यात्रा। गांधी जी ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का फ़ैसला किया। इसका आगाज़ उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत से बहुत सारी उन्होंने डिमांड रखी, बहुत सारे मुतालबात किए, जिनमें नमक पर लगाए गए टैक्स को ख़त्म करना और नमक तैयार करने की सरकारी अजारादारी ख़त्म करना। यानी सरकार, अंग्रेज़ी क्या करते थे, नमक तैयार किया करते थे, तो इन सब को जो है ख़त्म करने की डिमांड यानी मुतालबा गांधी जी ने किया। इन सब को अंग्रेज़ों ने ठुकरा दिया। इस वजह से पूरे मुल्क में जो है गांधी जी ने एक सत्याग्रह शुरू किया, जिसको कहते हैं कि नमक का कानून तोड़ने का फैसला किया और एक सत्याग्रह शुरू हुआ। पूरे मुल्क में सत्याग्रह शुरू हुआ। नमक आम इंसान की ग़िज़ा का एक अहम जुज़ू है, इसलिए नमक जैसी ज़रूरियाती ज़िंदगी पर भी जो है टैक्स लगाया गया था और ये बहुत सरासर नाइंसाफ़ी थी। इसलिए गांधी जी ने नमक का सत्याग्रह किया। नमक का सत्याग्रह एक अलामत थी, यकीनन उसका वसी मकसद अंग्रेज़ हुकूमत के ज़ालिमाना और गैर मुनसिफाना क़ानून को पुरअमन और सत्याग्रह के ज़रिए तोड़ना था। नमक का सत्याग्रह करने के लिए गांधी जी ने गुजरात के साहिल समंदर पर दांडी नामी मुकाम का इंतखाब किया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए रवाना हुए। तकरीबन 385 किलोमीटर की पैदल मुसाफिहत यानी पैदल सफ़र करके ये लोग दांडी पहुंचने वाले थे। इस दौरान उन्होंने कई गांवों में तकरीरें की। अपनी तकरीरों के ज़रिए गांधी जी ने अवाम में बेखौफी से सिविल नाफरमानी तहरीक में शामिल होने की अपील की। जगह जगह जो भी गांव आते वहाँ पे गांधी जी लोगों को जज्बा दिलाते, तकरीर के ज़रिए लोगों से अपील करते कि वो इस सत्याग्रह में हमारे साथ शामिल हो जाएं, और लोग खुशी खुशी शामिल भी हो जाते। गांधी जी की तकारीर से सिविल नाफरमानी का पैगाम हर सिमत फैल गया और तहरीक के लिए साजगार माहौल तैयार हुआ। पूरी जो है तहरीक अच्छे से शुरू हो गई, हर तरफ से लोग उसके अंदर शामिल होने लगे। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी के मुकाम पर पहुंचे। 5 अप्रैल को पहुंच गए। 6 अप्रैल को दांडी के साहिल पर नमक उठाकर गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा और इसके साथ मुल्क भर में सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो गई। 6 अप्रैल को दांडी के साहिल पर पहुंचकर मुट्ठी भर नमक अपने हाथ में उठाकर गांधी जी ने नमक का सत्याग्रह किया और जो नमक का कानून था उसको तोड़ दिया। पेशावर की सत्याग्रह। देखिए बच्चों, हिंदुस्तान में जो मगरिबी और मशरिक़ी, शुमाली, जनूबी सिमत जो अलग अलग आज़ादी की जो तहरीकें चल रही थी, अलग अलग सत्याग्रह चल रहे थे, इसमें शुमाल मगरिबी सरहद जो थी वहाँ पर एक गांधी जी के पैरोकार यानी उनके मानने वाले, उनको बहुत मानते थे, इनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। उन्हें गांधी जी से बहुत अक़ीदत थी और उन्हें सरहद गांधी भी कहा जाता है, यानी सरहदी गांधी के नाम से भी उन्हें
जाना जाता। उन्होंने एक तंजीम बनाई थी जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार तंजीम। 23 अप्रैल 1930 को उन्होंने पेशावर में सत्याग्रह शुरू किया और तकरीबन एक हफ्ते तक ये सत्याग्रह वो करते रहे। पेशावर सत्याग्रह करने वालों के कब्ज़े में रहा। एक हफ्ते तक हुकूमत ने गढ़वाल फौजी दस्ते को सत्याग्रह करने पर गोलियां चलाने का हुक्म दिया, लेकिन गढ़वाल दस्ते के अफसर चंद्र सिंह ठाकुर ने गोली चलाने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से फौजी अदालत ने इन्हें सख्त सज़ा सुनाई। गांधी जी के ज़रिए शुरू की गई सिविल नाफरमानी तहरीक की वजह से अंग्रेज़ हुकूमत मुश्किल में आ गई थी। 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत ने इन्हें जबरदस्ताब्दाद का रास्ता इख्तियार किया। पूरे मुल्क में गांधी जी की गिरफ्तारी की मजम्मत शुरू हो गई थी। सोलापुर का सत्याग्रह। सोलापुर के सत्याग्रह में मिल मजदूर पेश थे। मजदूर बहुत आगे आगे थे उसमें। तो वहाँ पर 6 मई 1930 को सोलापुर में हड़ताल हुई और इस सिलसिले में एक बड़ा जुलूस निकाला गया। उस वक्त वहाँ के जो कलेक्टर थे उन्होंने उस जुलूस के ऊपर गोलियां बरसाई, जिसमें शंकर शिवदारे समेत कई रज़ाकार हलाक हो गए। नतीजा ये हुआ कि अवाम ने पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, अदालतों, म्युनिसिपल इमारतों वगैरह पर हमले किए। हुकूमत ने वहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया, यानी फ़ौजी क़ानून लगा दिया और इस तहरीक को कुचल दिया गया। इस तहरीक में जो आगे बढ़ चढ़ कर जिन्होंने हिस्सा लिया उनके नाम थे मिल्लप्पा धन शेट्टी, श्री कृष्ण सारडा, कुर्बान हुसैन और जगन्नाथ शिंदे। अंग्रेज़ों ने इनको पकड़ लिया और इन्हें फांसी दे दी। धारासना सत्याग्रह। गुजरात के धारासना में होने वाले सत्याग्रह की क़यादत सरोजिनी नायडू ने की। नमक का कानून तोड़ने वाले सत्याग्रहों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, मगर ये होता कि जो सत्याग्रह है वो वहीं खामोशी से इन लाठियों को बर्दाश्त करते और इसमें जो ज़ख्मी हो जाते उनको इलाज के लिए ले जाया जाता और उसकी जगह दूसरा गुरोह वहाँ पर आकर बैठ जाता। फिर पुलिस उनके ऊपर लाठियां बरसाती। तो ये सिलसिला जारी रहता। महाराष्ट्र में वडाला, मालवान और शिरोडा के मुकाम पर नमक का सत्याग्रह हुआ। अलग अलग जगह जो है सत्याग्रह होने लगे, नमक के ऊपर सत्याग्रह होने लगे जहाँ पर साहिली इलाके थे। और जहाँ पर साहिली इलाके नहीं थे, जंगलाती इलाके थे, वहाँ पर क्या करने लगे, जो आदिवासी थे वो जंगल का सत्याग्रह करने लगे। इस जगह लोगों ने जंगलात से मुताल्लिक़ क़ानून तोड़ने की शुरुआत की। महाराष्ट्र में बलाशी, संगमनेर, कुलून, चिरनेर, पुसद वगैरह इलाक़ों में जंगल सत्याग्रह किया गया, जिसमें आदिवासियों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने जंगल में लकड़ी काटने के लिए मना किया आदिवासी लोगों को। ऐसे में उस गांव के तमाम लोग अपने हाथों में कुल्हाड़ी वगैरह लेकर निकले और उन्होंने जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटी। बाबू गेनू की कुर्बानी। मुंबई में बदेसी माल के बाइकआउट की तहरीक जारी थी। सत्याग्रह करने वाले बदेसी माल ले जाने वाले सवारियों को रोक रहे थे। जो माल ट्रकों में जाता था, जो अंग्रेज़ों का माल था, वो रोका जा रहा था। मुंबई में एक मिल मजदूर जिनका नाम था बाबू गेनू सैयद, ये इस तहरीक में पेश थे और इन्होंने जो गाड़ी सामान लेके जा रही थी और वो हिफाजत में थी। पुलिस की हिफाजत में बदेसी माल से भरा हुआ एक ट्रक बाबू गेनू के सामने आया। ट्रक को रोकने के लिए बाबू गेनू रास्ते पर लेट गए और पुलिस की धमकी के बावजूद अपनी जगह से नहीं हिले। आखिरकार ट्रक इनको कुचलता हुआ गुजर गया और बाबू गेनू सैयद ने शहादत का जाम नोश किया। इनकी इस कुर्बानी ने कौमी तहरीक में जोश पैदा कर दिया। बच्चों, क्या आप जानते हैं सिविल नाफरमानी तहरीक की खुसूसियत क्या थी? आइए इसको समझते हैं। अब तक की तहरीकें शहरी हुदूद तक महदूद थी, लेकिन ये तहरीकें मुल्क गिर पैमाने पर चली, यानी सारे मुल्क में चली। छोटे छोटे देहात, गाँव, इन तमाम के लोगों ने उसके अंदर हिस्सा लिया।
इसकी दूसरी खुसूसियत ये थी कि इस तहरीक में औरतें ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसमें कुछ नाम अहम हैं जैसे कस्तूरबा गांधी, कमला देवी, चट्टोपाध्याय, अवंतिका बाई गोखले, लीलावती मुंशी, हंसाबेन मेहता ने सत्याग्रहों की क़यादत की। उसकी तीसरी खुसूसियत ये है, ये तहरीक पूरी तरह अदम तशद्दुद तरीक़े से चलाई गई, पुरअमन तरीक़े से चलाई गई। कहीं इसके बावजूद अंग्रेज़ों ने बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती की, अवाम को निहत्तों के ऊपर गोलियां चलाई, जेलों में डाल दिया। और इस तहरीक की खुसूसियत ये थी कि इस तहरीक के बाद भारतीय अवाम निडर हो गई। गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस। सिविल नाफरमानी तहरीक के दौरान बरतानी वज़ीर आज़म रैमसे मैकडोनाल्ड का ख्याल था कि भारत से मुताल्लिक़ दस्तूरी मसाइल पर गौर व खौज़ किया जाए। इसके लिए इसने लंदन में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस कॉन्फ्रेंस को गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। बच्चों, हमको ये समझना है कि गोल मेज़ क्यों नाम रखा गया है इसका। क्योंकि ये जब कॉन्फ्रेंस होती थी तो ये जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती थी वो एक हॉल में एक बड़ा सा गोल मेज़ हुआ करती थी, जैसा आपको तस्वीर में दिखाई देगा। इसलिए इसका नाम गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस रखा गया। 1930 से 1932 के दरमियान 3 गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई। समझते हैं पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस। रैमसे मैकडोनाल्ड पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के सदर थे, जो कि बरतानिया के वज़ीर आज़म थे। इस कॉन्फ्रेंस में भारत और बरतानिया के मुख्तलिफ नुमाइंदे मौजूद थे, जिनमें भारत की तरफ से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सर तेज बहादुर, बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह शामिल थे। मरकज़ी सतह पर ज़िम्मेदार तर्ज़ हुकूमत भारत में मुत्तहिद रियासतों के क़याम जैसे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बहस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ़ सियासी जमात और देसी रियासतों के नुमाइंदे मौजूद थे, मगर भारतीय कौमी जमात ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया। भारतीय कौमी जमात यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस मुल्क के नुमाइंदा कौमी जमात थी, इसलिए इसकी शिरकत के बग़ैर ये गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बेनतीजा साबित हुई। कि कौमी जमात जो बनाई गई थी इसका कोई भी मेंबर उसके अंदर शामिल नहीं हुआ था, इसलिए ये गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बिना किसी नतीजे की निकली। पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बेनतीजा साबित होने के बाद गांधी जी और इरविन इनके बीच में एक मुआहदा हुआ। बरतानी वज़ीर आज़म को उम्मीद थी कि भारतीय कौमी जमात दूसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के मुबाहिसे में शरीक होगी, इसलिए जो बरतानिया के वज़ीर आज़म थे उनकी अपील के पेश नज़र वाइसराय ने गांधी जी और दीगर रहनुमाओं को जेल से आज़ाद कर दिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस को आज़ादाना तरीक़े से इस मुबाहिसे में हिस्सा लेने के लिए तैयार किया। यानी उस वक्त के जो वाइसराय थे जिनका नाम था इरविन और गांधी जी, इनके दोनों के बीच में एक समझौता हुआ जिसे गांधी जी और इरविन, इसलिए उसको गांधी इरविन माहिदा कहा जाता है। इस माहिदे में क्या तय हुआ था? इस माहिदे की रूह से भारत की तरफ से दस्तूर एतबार से ज़िम्मेदार हुकूमत की तजवीज़ पेश हुई, इसे कबूल करने का वादा किया। इसलिए कांग्रेस ने सिविल नाफरमानी तहरीक वापस ली और दूसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने पर कौमी जमात यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी रजामंदी जाहिर की। दूसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस 1931 में मुनक़िद दूसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी इस कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस के नुमाइंदे के तौर पर शरीक हुए। कांग्रेस के अलावा मुख्तलिफ ज़ातों और क़बाइल के लोग और सियासी पार्टी के लीडरान भी उसमें शामिल थे, जिसमें देसी रियासतों के नुमाइंदों को भी बुलाया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत ने अक़लियतों का मसला उठाया। इस मसले पर और आइंदा की वफाकी हुकूमत की दस्तूर की नोयत के सिलसिले में इनमें इख्तिलाफ पैदा हुआ। गांधी जी ने मुसलाहत की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। आखिरकार गांधी जी
दिल बर्दाश्ता होकर भारत लौट आए। यानी जो बातें वहाँ पे हो रही थी वो गांधी जी को सही नहीं लगी, इसलिए वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस छोड़कर भारत लौट आए। पूना माहेदा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में दलितों की नुमाइंदगी की थी। वहाँ उन्होंने दलितों के लिए जुदा गाना हल्का इंतखाब का मुताला किया था। अलग से दलितों के लिए हल्का इंतखाब रहेगा, ऐसा दूसरी जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक डिमांड रखी थी। इसके बाद बरतानी वज़ीर आज़म रैमसे मैकडोनल्ड ने फ़िरका वाराना यानी ज़ात पात के बिना पर जो है अलग अलग नुमाइंदगी का ऐलान किया। सबके अलग अलग हल्का इंतखाबात रहेंगे, मुसलमानों के अलग रहेंगे, दलितों के अलग रहेंगे, हिंदुओं के अलग रहेंगे। इसके मुताबिक दलितों के लिए जुदागाना हल्का इंतखाब मखसूस किए गए। फ़िरका वाराना बुनियाद पर हिंदू समाज की तकसीम गांधी जी को मंजूर नहीं थी। इस वजह से उन्होंने फ़िरका वाराना नुमाइंदगी के ख़िलाफ़ येरोडा जेल में मरण व्रत शुरू किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमाओं ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से दरख्वास्त की कि वो अपने मुतालबात पर गौर करें। कौमी मफाद के पेश नज़र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इनकी दरख्वास्त कबूल कर ली। 1932 में पूना में गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दरमियान एक मुआहदा हुआ जो पूना मुआहदे के नाम से मशहूर है। इस मुआहदे की रूह से दलितों के लिए जुदागाना हल्का इंतखाबात की बजाय नशिस्तें महफूज रखना तय पाया। यानी जो हुकूमत बनेगी उसमें दलितों के लिए कुछ अलग सीटें दी जाएगी, इस तरह इस मुआहदे में तय हुआ। तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस। नवंबर 1932 में तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई, लेकिन कांग्रेस ने इस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्रेंस बिल्कुल बेमायने होकर रह गई। सिविल नाफरमानी का दूसरा दौर। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस से दिल बर्दाश्ता होकर गांधी जी लौटे और दोबारा सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करने का फ़ैसला किया। हुकूमत ने फ़ौरन गांधी जी को गिरफ़्तार किया, जिसके वजह से अवाम में गम और गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। हुकूमत ने इस तहरीक को कुचलने के लिए गैर इंसानी रवैया इख्तियार किया। जितने हुकूक शहरियों की हुआ करते थे तमाम ख़त्म कर दिए गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसकी हामी पार्टियों को गैर क़ानूनी करार दिया गया और इनकी पूंजी को भी ज़ब्त किया गया। जितने अखबारात निकलते थे सबके ऊपर पाबंदी आयद की गई। आखिरकार अप्रैल 1934 में गांधी जी ने ये तहरीक वापस ले ली और सिविल नाफरमानी तहरीक का तारीख़ी दौर ख़त्म हो गया। हाँ तो बच्चों, देखिए हम इस वीडियो के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह दांडी यात्रा हुई, नमक का जो सत्याग्रह हुआ, किस तरह नमक का कानून तोड़ा गया और उसमें भारतीय अवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसके साथ साथ अंग्रेज़ों ने जो उनके ऊपर जुल्म किए, इसको भी हम इस वीडियोज़ में देख सकते हैं। गांधी जी को जब गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद में जो कौमी जमात थी उसके जो मेंबरान थे उनको गिरफ़्तार किया गया, उनकी पूंजियां जब्त की गई और इस तरह के बहुत सारे जुल्म जो है भारतीय अवाम के ऊपर किए गए। उसके साथ साथ हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जो लोग शामिल हुए थे, पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में किस तरह से भारतीय रहनुमाओं ने हिस्सा लिया, इन तमाम को हम इन तस्वीरों में समझने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने हिस्सा लिया।
उस दौर के जो लीडरान थे उनको हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं। गांधी जी जब सत्याग्रह लिए जाते तो उस दौर में लोग बढ़ चढ़कर उनका इस्तकबाल करते और इस तहरीक को आगे बढ़ाया करते। इसके साथ साथ हम इन तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं कि गांधी जी ने जो हरिजन नामी अखबार जारी किया और एरोडा जेल में जब गांधी जी ने मरण व्रत रखा और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी जब मुलाकात हुई, ये भी हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कौमी जमात का क़याम, उसका इजलास, इन तमाम चीज़ों को हम देख सकते हैं। आमरण उपोषण हुआ था गांधी जी का, उसके बाद जब सिविल नाफरमानी तहरीक को वापस लिया गया, अंग्रेज़ों की जो जुल्म थे इसकी वजह से गांधी जी ने इस तहरीक को वापस ले लिया। तो बच्चों, आज हमने इस सबक में दांडी यात्रा, पेशावर का सत्याग्रह, सोलापुर का सत्याग्रह, धारासना सत्याग्रह, बाबू गेनू की कुर्बानी, गोलमेज कॉन्फ्रेंस क्या थी, पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, गांधी जी और इरविन का माहिदा क्या था, पूना माहिदा क्या था, और दोबारा से सिविल नाफरमान तहरीक का आगाज़ क्यों किया गया, इन तमाम का तफसीली मुतालिया किया है। उम्मीद है ये सबक आपके समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम एक नए सबक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।